नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आसिफ। लाइफलाइन ई कॉन्क्लेव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे कोविड-19 से जुड़ी चुनौतियों पर और इसके साथ ही अलग अलग बिंदुओं पर। हमारे साथ आज खास 3 मेहमानों का पैनल है। सबसे पहले उनका तारुफ आपके साथ करवाते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले डॉक्टर अजय जैन हैं हमारे साथ, शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ। आप डायरेक्टर हैं अरिहंत हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर सीकर से। हमारे साथ दूसरे मेहमान हैं डॉक्टर डीएस सिहरा, डायरेक्टर हैं बीपीटी एमपीटी ऑर्थो श्री बालाजी आरोग्य हेल्थ केयर गंगापुर सिटी राजस्थान ट्रीटमेंट के। और हमारे साथ तीसरे मेहमान हमारे पैनल में इस समय जुड़े हुए हैं डॉक्टर कपिल गुम्बार, एमपीटी सीबीआर कंसल्टेंट एंड इंटरवेंशनल फिजियोथेरेपिस्ट। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम ई कॉन्क्लेव में। सबसे पहले डॉक्टर अजय जैन, मैं आपके पास आता हूं, चूंकि मुद्दा गंभीर है और बच्चों से जुड़ा हुआ है और आप जो हैं वो शिशु रोग विशेषज्ञ भी हैं। इस समय कोविड-19 की चुनौतियों से हम लोग जूझ रहे हैं और ये जो दूसरी वेव आई है ये इतनी ज़्यादा खतरनाक है कि इसने भारत में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हाहाकार मचा रखा है। जो पहली वेव थी उसमें ये बताया गया था कि बच्चों के लिए उतनी खतरनाक नहीं है, लेकिन ये जो दूसरी वेव आई है, क्या ये बच्चों को नुकसान पहुंचा रही है? डॉक्टर अजय। जी हाँ, इसको अगर कहे कुछ हद तक ये ठीक बात है। इसके कई कारण हैं, मल्टीपल फैक्टर्स हैं। सबसे पहला तो जो अभी नया स्ट्रेन आया है ये कोविड का, जिसको डबल म्यूटेंट स्ट्रेन कहा जाता है, ये थोड़ा बहुत ज़्यादा इन्फेक्शस है, इसकी इन्फेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है जी। और इस वजह से यह बच्चों में भी असर कर रहा है। दूसरा इसका जो रीज़न था, जो फर्स्ट जो वेव थी उसमें बहुत स्ट्रिक्टली लॉकडाउन था, बहुत ही और सबने फॉलो भी बहुत अच्छे से किया था। काफ़ी लंबे समय तक बच्चे वगैरह बिल्कुल रेस्ट्रिक्ट हो गए थे, बाहर खेलना वगैरह बंद कर दिया था। लेकिन उसके बाद फिर रिलैक्स हो गए सबके सब, बच्चों ने भी सब कुछ खेलना वगैरह सब शुरू किया, वैसा का वैसा। तो बच्चे ज़्यादा एक्सपोज हुए इस बार जी। तो यह भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि इस बार बच्चों में ये प्रॉब्लम ज्यादा देखने को मिल रही है। तो डॉक्टर अजय, बच्चों के लिए वो पेरेंट्स क्या सावधानी बरते? चूंकि अब इसका इम्पैक्ट आप कह रहे हैं कि इस बार बच्चों पर भी नजर आया। आपने बताया कि पिछली बार पूरी तरीके से बच्चों ने लॉकडाउन का पालन किया था, लेकिन इस बार खुलकर जो है वो खेलते हुए नजर आए, लिहाजा उन पर असर भी नजर आ रहा है। क्या आप सजेशंस देंगे ऐसे पेरेंट्स को कि बच्चों को बचाया जा सके? अभी एट प्रेजेंट तो बहुत ही जबरदस्त ये जिस तरह से फैल रहा है कोविड, तो बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस रखने की ज़रूरत है बच्चों के मामले में। तो बच्चों को स्ट्रिक्टली बाहर खेलना बिल्कुल बंद करें पेरेंट्स। आउटडोर में आप किसी दूसरे बच्चों के साथ खेलना बिल्कुल स्ट्रिक्टली अवॉइड करें। और इसके अलावा जो भी कोविड की जो गाइडलाइंस है आप उनको बच्चों में प्रमोट करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उनको फॉलो करने की कोशिश करें। हैंड हाइजीन की जो है सब चीज़ें, इसके अलावा मास्क वगैरह लगाना, और तीसरी चीज़ न्यूट्रिशन वगैरह का, खाने पीने का अच्छे से ध्यान रखें, तो काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। बिल्कुल। हमारे साथ डॉक्टर डीएस सिहरा जी भी हैं, उनके साथ भी बात करते हैं। इस समय पैरेलली एक नई मुसीबत का सामना भी पूरा देश कर रहा है। आप जो रीढ़ की हड्डी का इलाज करते हैं, उपचार करते हैं, उसमें कोविड को आप कहाँ देखते हैं? क्या इस समय प्रायोरिटी के ऊपर कोविड वाले भी इस बीमारी से जूझ रहे हैं या इसका जो है वो कोविड के साथ कोई लेना देना नहीं है? वैसे तो मैं बता दूं, कोविड के साथ इसका तो कोई लेना देना तो है नहीं, लेकिन फिर भी हमें कोविड के लिए हमेशा बचाव ही इसका ये है जी। अगर उपचार। लेकिन ये रीढ़ की हड्डी का मामला एक ऐसा है, इसका तो कोविड से कोई साइड इफेक्ट भी नहीं, इसका इफेक्ट इस पे पड़ता भी नहीं जी। तो डॉक्टर साहब, किस पद्धति से आप उपचार करते हैं? क्योंकि सवाल इसलिए भी है ये कि इस समय ज्यादातर लोग, खास करके गृहिणियां, कमर के दर्द से जो है वो हर कोई बेचैन रहता है। ऐसे में आप इसका कौन सी ऐसी पद्धति है जिससे इसमें लाभ मिल सकता है? सर, मैं इस पद्धति ये है, मेरी लेजर पद्धति के माध्यम से करता हूं मैं जी। जो, और दूसरा साथ में आयुर्वेद भी लेता हूं जी। आयुर्वेद पद्धति से भी कर रहा हूं और लेजर थेरेपी से भी कर रहा हूं मैं। तो ये है कि इसमें मेडिसिन वगैरह हम तो चलाते नहीं है, ना हम मेडिसिन देते हैं, मशीनों के द्वारा ही हम इसका उपचार सफल कर देते हैं जी। और ये डॉक्टर साहब, जो जन्मजात विकलांग बच्चे हैं, क्या उनका इलाज इसके जरिए, आपकी पद्धति के जरिए संभव है? आप वो बच्चे दूसरे बच्चों की तरह खेल पाएंगे या नहीं? जो जन्मजात विकलांग बच्चे हैं जी, और वो मैं हर महीने 8 से 10 बच्चे तैयार हर महीने कर देता हूँ जी। प्रैक्टिकल के रूप में। आप हमारे वीडियो भी देख सकते हैं जी। और
में सम्मान किया है लोगों ने, क्योंकि जहाँ लोग सब जगह निराश होकर हो गए और वो एक बार आए तो सिर्फ समय तो लगता है थोड़ा, जी। बाकी उपचार निराश होके नहीं जाते। तो डॉक्टर सीरा जी, ये एक बड़ी अच्छी बात है और उन लोगों में उम्मीद भी जगाती है जिनके बच्चे जो है वो इस तरीके से दूसरे बच्चों के साथ घुल मिल नहीं पाते, उनके लिए एक बड़ी उम्मीद की किरण के तौर पर इसे देखा जा सकता है। रीढ़ की हड्डी या ब्रेन में जो नसें ब्लॉक होती हैं, तो आप बिना चीर फाड़ के कैसे उनका इलाज जो है वो मुमकिन हो पाता है? सर मैं एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर के माध्यम से करता हूँ जी। और उन जो अंदर टॉक्सिन्स होते हैं उनको मैं पैड के द्वारा बाहर निकाल लेते हैं जी। कोई चिरपाड़ नहीं, कोई मेडिसिन नहीं, कोई किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट। जी। और इसका असर मरीजों पर साफ तौर पर नजर आता है, राहत मिलती है उनको? हाँ बिल्कुल आता हूँ। हाँ, जैसे उनको आता हूँ, जैसे कमर का पेशेंट है या स्पाइन का पेशेंट है, फ्रैक्चर पेशेंट है, ताजा अगर केस आया है तो मैं मात्र सिर्फ 1 या 2 दिन में उसको तैयार करके चलाने के दे देता हूँ। जी। डॉक्टर कपिल गुंबार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप फिजियोथेरेपी के एक्सपर्ट हैं। गुंबार जी, अगर मैं आपसे पूछूं कि मेडिकल सिस्टम में फिजियोथेरेपी की कितनी इंपॉर्टेंस है? वेल, ये बहुत ब्रॉड क्वेश्चन है, बट टू बी फ्रैंक, बिना फिजियोथेरेपी आज मेडिकल सिस्टम अधूरा है। जी। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए किसी के पैर में फ्रैक्चर हुआ, जी। तो एक जनरल ट्रीटमेंट है, हम हॉस्पिटल की तरफ दौड़ेंगे, वहाँ पर पीओपी लगा दिया जाएगा, साथ में कैल्शियम और पेन किलर दिए जाएंगे। पेशेंट की मेन प्रॉब्लम शुरू होती है पीओपी उतरने के बाद, जब फ्रैक्चर भी हील हो चुका है। मान लीजिए पैर का है तो घुटने के अंदर स्टिफनेस आ जाएगी। अब घुटना अगर मुड़ नहीं सकता है तो आदमी चलेगा कैसे? जी। तो घुटना बेंड कराना, उन मसल्स में वापस स्ट्रेंथ लाना और आदमी को इस लायक बनाना कि वो अपनी नौकरी पे वापस जा सके, बिल्कुल। वो सब टेक्निक्स फिजियोथेरेपी में आती हैं। तो जैसे पैरालिसिस का केस है, जी। उसके अंदर स्पास्टिसिटी आपने कभी नोटिस किया होगा, उनके हाथ भी थोड़े ऐसे टेढ़े हो जाते हैं, स्पास्टिसिटी कहते हैं उसे। तो पीएनएफ टेक्निक्स के थ्रू, एक्सरसाइजेस के थ्रू हम वो सिनर्जी पैटर्न्स जो हैं उनको हटाते हैं ताकि पेशेंट अपने हाथ और पैर को दोबारा यूज कर सके। जी। हीलिंग इज इम्पोर्टेंट ऑफ कोर्स, लेकिन हीलिंग के बाद अगर आप अपने शरीर के उस हिस्से को यूज नहीं कर सकते तो उसका फायदा क्या है? तो वो फायदा फिजियोथेरेपी देती है। इसके अलावा गुंबार जी, ऐसे कौन कौन से एरियाज होंगे जहां फिजिकल थेरेपिस्ट या फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत पड़ती है? जैसे एमबीबीएस के बाद में ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरोलॉजी, पीडियाट्रिक्स के अंदर हम स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। वैसे ही सेम आफ्टर फिजियोथेरेपी ग्रेजुएशन आप ऑर्थोपेडिक, न्यूरोलॉजी, पीडियाट्रिक्स, कार्डियो रेस्पिरेटरी के अंदर स्पेशलाइजेशन करते हैं। तो छोटे बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े तक सभी का इलाज इसके अंदर पॉसिबल है। जी। मैं एक मिसाल के तौर पर कहूँ तो नेक पेन, बैक पेन, पैरालिसिस, वुंड हीलिंग, फ्रैक्चर हीलिंग, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, स्पोर्ट्स इंजरी, सेरिब्रल पॉल्सी, जितनी बीमारियां हम कॉमनली देख रहे हैं उन सभी का इलाज फिजियोथेरेपी में इजीली हो जाता है। जी। और एक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल, चूंकि इस दौर से भी इसको जोड़कर देखा जाना जरूरी है, ये जो कोविड काल इस समय चल रहा है, या फिर यूं कहा जाए कि इसकी दूसरी लहर जो सब कुछ तबाह करने पर आमादा है, इसमें फिजियोथेरेपी कितनी कुछ मदद कर सकती है, कितनी कुछ काम आ सकती है? देखिए, कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट हो, उसके ट्रीटमेंट की शुरुआत प्रिवेंशन से होती है, बाद में ट्रीटमेंट की बात आती है। जी। जैसा डॉक्टर अजय जी ने भी कहा, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जी। प्रिवेंशन में आप देखिए, इम्यूनिटी इम्प्रूव करना जरूरी है। आजकल विटामिन डी की कमी बहुत कॉमन हो गई है, तो उसको कमी पूरी करना। बच्चों से अब एक बहुत छोटा सा है, हम 3 लाइन की गाइडलाइन प्रिवेंशन में देते हैं कि सैनिटाइजर यूज कीजिए या बार बार हाथ धोइए। एक दूसरी प्रॉब्लम हम ये फेस करने लगे हैं, बच्चे बार बार खेल में बार बार सैनिटाइजर लगाते हैं। जी। उसमें अल्कोहल है, उसमें केमिकल है, ऑफ कोर्स इन्फेक्शन मत है, लेकिन फिर उसी हाथ से जब 10 बार आपने सैनिटाइजर लगा लिया, आप उसी हाथ से खाना खाओगे तो वो भी गलत है। जी। तो सैनिटाइजर प्रयोग कीजिए, लेकिन साथ साथ हाथ भी धोना जरूरी है। जी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फिजियोथेरेपी के अंदर रेस्पिरेटरी पीएनएफ एक्सरसाइजेस हैं, पल्मोनरी ड्रेनेज है,
जी डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं, उनके सहारे हम लंग्स को पावर दे सकते हैं। कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेज करवाते हैं हम, जिससे लंग्स में कोरोना का ज्यादा सिम्टम्स दिखेंगे ही नहीं। जी मे बी इन मेनी केसेस कोविड पॉजिटिव है बट सिम्टम कुछ नहीं है। जी हम वो स्टेज तक आपको डेफिनेटली पहुंचा सकते हैं इन बिल्कुल। प्रिवेंशन। कार्यक्रम में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर अजय साहब, एक बार फिर से मैं आपके पास आता हूं, और चूंकि बच्चों से जुड़ा हुआ मुद्दा है और कोविड इस समय चल रहा है, अगर बच्चों में कोरोना के सिम्टम्स बड़ों के मुकाबले अलग होंगे या बिल्कुल वही होंगे, या उन्हें अलग से पहचाने जाने की जरूरत है, या उनका टेस्ट करवाया जाए, कैसे पता चलेगा? आम सर्दी जुकाम उनको होगा या उनके लक्षण बड़ों से अलग होंगे? जैन साहब। देखो, लक्षण बड़ों से थोड़े बहुत अलग होते हैं डेफिनेटली, लेकिन मेन सिम्टम्स लगभग वही होते हैं। जैसे कि सर्दी जुकाम वगैरह होना, गला खराब होना, गले के अंदर दर्द होना और खांसी वगैरह होना, बुखार होती है, बहुत तेज बुखार रह सकती है। इसके अलावा पूरी बॉडी एक सर दर्द वगैरह है। कुछ सिम्टम जो बच्चों के अंदर डिफरेंट होते हैं एडल्ट से, वो ये है कि बच्चों के अंदर अभी जो कोविड जो सेकेंड लहर है उसमें बच्चे काफ़ी तरह से ये सिम्टम्स पाए जा रहे हैं कि बच्चे को उल्टियाँ वगैरह होती है, दस्त वगैरह हो रहे हैं और पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो रही है, तो वो भी कोविड की तरह प्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है। बिल्कुल। और दूसरा जो इस मामले में आपको एक बात और कहना चाहूँगा कि जो पहली लहर थी कोविड की, उसके मुकाबले कुछ सिम्टम्स में बदलाव आया है जी। इस बार जो लहर है इसमें बुखार है। पहले बुखार 1 या 2 दिन तक रहती थी, मुश्किल से वो ठीक हो जाते थे बच्चे, बहुत ही माइल्ड सिम्टम होते थे, नहीं के बराबर होते थे। इस बार सिम्टम्स प्रोलॉन्ग्ड है, लंबे टाइम तक चल रहे हैं और सिवियरिटी भी बढ़ी उनकी। बुखार भी कई 5-5, 7-7 दिनों तक चलती रहती है, बहुत बुरी तरह से हेडेक वगैरह, बच्चे खाना पीना बंद कर देते हैं और बहुत ज्यादा डल हो जाते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स अगर है बच्चे में इस तरह के, तो स्ट्रांगली फौरन टेस्ट कोविड करवाया है जाना और चाहिए। तुरंत बच्चों का टेस्ट करवाना चाहिए। जी। इसके अलावा डॉक्टर साहब, बच्चों में अगर इंटीरियर हैं, अगर इन सारे सिम्टम्स को बहुत ज्यादा इग्नोर अगर किया जा रहा है या कहीं से कोई टैबलेट लाकर दी जा रही है, कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं अगर समय पर उनको नहीं ले जाया जाए तो? कॉम्प्लिकेशंस का जहाँ तक सवाल है, जैसे कि अगर सीवियर कोरोना के अंदर स्टेज में पहुंच जाता है तो बच्चे के ऑर्गन्स अफेक्ट होने लग जाते हैं, मल्टी ऑर्गन डैमेज होने लग जाता है, सांस में दिक्कत वगैरह बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, हार्ट के अंदर भी असर होता है, कई तरह के असर हो सकते हैं, कई तरह के सिस्टम पे असर हो सकता है। और खास तौर से जो एक नया तरीका का कॉम्प्लिकेशंस इस दौरान पाया गया वो MIS है, यानी कि जिसको मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम कहा जाता है। यह कॉम्प्लिकेशन भी बच्चों में होने लगा है और खास तौर से यह थोड़े दिनों बाद होता है बच्चे के, जैसे कोरोना अभी है, कोरोना के लक्षण, उससे रिकवर होने के 3 से 4 हफ्ते बाद फिर से बच्चे के अंदर प्रॉब्लम्स आ रही है। बच्चे बुखार करके प्रेजेंट करते हैं, तेज बुखार है, 3-4 दिन तक चढ़ती रहती है, उसके बाद पूरी बॉडी पे रैश आने लग जाते हैं और बच्चा बहुत ज्यादा डल हो जाता है, भूख वगैरह बिल्कुल बंद हो जाती है, BP वगैरह कम होने लग जाता है और धीरे धीरे उसके कई ऑर्गन अफेक्ट करने लग जाते हैं और ये बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशन है। हालांकि इसकी काफी इंसिडेंस बहुत कम है, लेकिन ये भी एक तरह का कॉम्प्लिकेशन इस दौरान पाया जा रहा है। डॉक्टर अजय, एक और महत्वपूर्ण सवाल, चूंकि हर कोई दर्शक भी जानना चाहेंगे, माँ को कोरोना की स्थिति के अंदर क्या छोटे बच्चे को वो दूध पिला सकती है? माँ कोविड पॉजिटिव है और छोटा शिशु है तो छोटे शिशु को दूध किसी भी हालत में बंद नहीं करना, उसकी ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू करनी है। लेकिन जो ध्यान रखने बात यह है कि मदर को उस दौरान प्रिकॉशंस रखने हैं, पूरे जो भी कोविड के प्रिकॉशंस है उसको मास्क पहन के बच्चे को दूध पिलाएं, अपने हैंड्स बार बार सैनिटाइज करें और उसके बाद बच्चे और माँ के बीच में डिस्टेंस रखे, फीडिंग के अलावा जहां तक हो सके, तो इससे बच्चे को काफी हद तक बचाया जा सकता है। लेकिन ब्रेस्ट फीडिंग बंद नहीं करनी है किसी भी हालत में। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल था और हर किसी को ये जानना ज़रूरी भी है, क्योंकि आमतौर पर लोगों के अंदर ये सवाल होता है कि जब माँ इफेक्टिव है तो बच्चे पर कितना असर पड़ेगा। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि आप पूरे प्रिकॉशंस के साथ दूध पिला सकते हैं। मैं डॉक्टर सेरा जी की तरफ एक बार फिर से आता हूँ। फ्रैक्चर रीढ़ की हड्डी के इलाज के बाद डॉक्टर सेरा साहब, मरीज चलने फिरने योग्य कब हो जाता है या उसे आजीवन प्रिकॉशंस लेकर चलना पड़ता है? अगर सर मेरे यहाँ जैसे कोई ताजा आया है, बिना ऑपरेशन के आया है,
तो मैं उसको चलने में, अगर ताजा है तो 7 हफ्ते 10 दिन में उसको चलने फिरने योग्य बना देता हूँ। अगर हाँ पुनः स्थिति में आने के लिए करीब उसको 3 से 4 महीने लग जाते हैं। डॉक्टर साहब, इसमें जो रीढ़ की हड्डी है, ये आमतौर पर कमर दर्द की बीमारी की बहुत बड़ी स्थली इसे कहा जा सकता है। आम लोगों को आप क्या सजेशन देना चाहेंगे, क्या सावधानियां बरतें ताकि उनको जो है पीछे कभी परेशानी ना हो? कमर दर्द है, रीढ़ की हड्डी का दर्द है, इसमें कुछ जैसे हमें एक्सरसाइज है, बॉडी का थोड़ा सा लचीलापन है और हार्डवेयर यूज करना है और प्रोटीन युक्त सब्जियां वगैरह खाने पे भी हमें विशेष ध्यान देना है जी। अगर हमारी हड्डी के अंदर जैसे कैल्शियम की कमी आ जाती है तो उससे क्या खिंचाव वगैरह, और हम आज के एक्सरसाइज भी नहीं कर पाते, इस वजह से उनमें ज्यादा परेशानियां आती रहती हैं। ब्लड सर्कुलेशन बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है जी। कपिल जी, चूंकि फिजियोथेरेपी की भी बात चल रही थी, बहुत सारे खिलाड़ियों को हमने देखा है जब वो स्पोर्ट्स के अंदर जो है वो अलग अलग रंग बिरंगी टेप लगाकर खेलते हैं, इसके क्या मायने होते हैं? काइनेशियोलॉजिकल टेप कहते हैं या टेपिंग टेक्निक्स टर्म यूज होती है। और टेप को थोड़ा सा खिंचाव के साथ, जहाँ भी मस्कुलर इंजरी हुई है तो वहाँ हम थोड़े से खिंचाव के साथ उसे लगाते हैं, जो एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करता है जी। उस नेगेटिव प्रेशर के कारण वहाँ जो भी लिम्फेटिक वेसल्स में या ब्लड वेसल्स में जो भी ब्लॉकेज हुआ था जी, जो कॉन्स्ट्रिक्शन आया था, वो वापस से डायलेट हो जाते हैं, वापस ओपन हो जाते हैं जी। तो अगर इंजरी फर्स्ट या सेकंड डिग्री तक ही है तो उस इंजरी में टेपिंग के इमीडिएट बाद ही अपने आप स्पोर्ट्स पर्सन जो है स्पोर्ट्स वापस से ज्वाइन कर सकते हैं जी। बहुत अच्छी टेक्निक है। हाँ, उसमें कोई दवाई वगैरह नहीं यूज होती है, वो एक प्लेन एडेसिव टेप है जिससे हम उनकी सर्कुलेशन और लिम्फेटिक वेसल्स को वापस डायलेट कर देते हैं। जी। कपिल जी, फिजियोथेरेपी क्या आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है? अगर किसी को स्पॉन्डिलाइटिस है या सर्वाइकल का पेन है, बहुत सारे जो है वो इस तरीके के पेन है, वो फिजियोथेरेपी लेता है, कितने दिनों तक चलेगी, या फिर वो डिपेंड करता है कि उसकी बीमारी किस तरह की है, या कुछ समय के उपचार के बाद में फिजियोथेरेपी से उसको छुटकारा मिल सकता है? देखिए, ये तो डेफिनेटली केस टू केस वेरी करता है, लेकिन केस हमारे पास जो कॉमन प्रॉब्लम्स आती हैं जी, आप यूँ समझिए 3 से 5 दिन के अंदर नॉर्मली सभी केसेस ठीक हो जाते हैं। जी। मैं जैसे आप अभी बैक पेन के लिए बात कर रहे थे जी। एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस मैंने यहाँ इंडिया में देखी है, कमर दर्द होते ही जो फिजिशियंस हैं वो एमआरआई के लिए भेजते हैं पेशेंट को। जी। एमआरआई में बहुत कॉमन रिपोर्ट है आजकल अबव 30 की एज में, उसमें डिस्क बल्ज एट L4, L5 एंड L5S1 लेवल लिखा हुआ आता है और वो फिर वहाँ पर उनका डिस्क का ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। बट उनमें आज से ऑलमोस्ट 90% केसेस के अंदर उनको डिस्क की प्रॉब्लम ही नहीं होती है, उन्हें सैक्रोइलेक जॉइंट पर थोड़ा खिंचाव होता है, तो हम 2 दिन या 3 दिन के अंदर ठीक कर देते हैं। बट 3 दिन हमें ट्रीटमेंट के साथ साथ पेशेंट को ये समझाना भी पड़ता है कि आप आए तो डिस्क की प्रॉब्लम लेके हो, लेकिन एक्चुअली आपको डिस्क की प्रॉब्लम है ही नहीं। ओके। तो ट्रीटमेंट के और ट्रीटमेंट जैसे हम दवाई भी है 15 दिन लेते हैं, 20 दिन लेते हैं, कभी 1 महीना लेते हैं, लेकिन इसके अंदर इतना लंबा ट्रीटमेंट नहीं है चलता जी। पर आई एम नॉट सेइंग कि किसी ने एमआरआई या किसी भी टेस्ट के लिए अगर किसी पेशेंट को भेजा है तो वो गलत है जी। मैं केवल एक कॉमन प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ कि कई दफे जरूरत नहीं होती है, बट नंबर ऑफ पेशेंट ज्यादा देखने के चक्कर में हम फिजिकल एग्जामिनेशन नहीं करते और सीधा टेस्ट के लिए भगा देते हैं। बिल्कुल। अजय जी, मैं आपसे कोई सुझाव उन माताओं को या पेरेंट्स को आप देना चाहेंगे, क्योंकि अब जो है वो दूसरी वेव के अंदर जो हम तस्वीरें देख रहे हैं, चाहे वो अखबारों की सुर्खियां हों, चाहे टेलीविज़न की हेडलाइंस हों, न्यूज़ की हेडलाइंस हों, ये बहुत ख़तरनाक स्थिति से हम इस समय गुजर रहे हैं और बच्चे इस दूसरी वेव के अंदर इफेक्ट होने लगे हैं, भले उनकी तादाद कम हो। इस मामले में बहुत ही एक महत्वपूर्ण सुझाव देना चाहूँगा जी कि अगर फैमिली में कोई भी कोविड पॉजिटिव आता है जी, बड़ा जैसे मदर आए या उसके फादर, तो फैमिली के सारे लोग बहुत ज़्यादा रिस्क पे है। और इस बार जो कोविड सेकेंड लहर है, इसमें ट्रेंड ये सारा कि पूरी की पूरी फैमिली इन्फेक्ट होगी, परिवार का परिवार।
तो उस केस में जैसे ही एक बंदा कोई भी पॉजिटिव आता है तो आपको सब लोगों के टेस्ट करवाने हैं जिनके भी सिम्टम्स स्टार्ट हो जाए, और बच्चों के अंदर अगर सिम्टम आने शुरू हो गए तब तुरंत उसका टेस्ट करवाएं, और अगर सिम्टम नहीं आ रहे हैं तो उसको तुरंत आइसोलेट कर दें जी। एक बंदे को पॉजिटिव आते हैं, बाकी सारे लोगों को आइसोलेट होना है और प्रिकॉशंस रखनी है घर के अंदर भी। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी पूरे परिवार लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं और बहुत ही बुरी स्थिति हो जाती है अगर सब लोग इन्फेक्ट हो जाते हैं, कोई बंदा सीरियस हो जाता है। तो तुरंत इस चीज में सब लोग टेस्ट करवाएं, आइसोलेट करें, पूरे कोविड प्रिकॉशंस का पालन करें, तो उससे कम पूरी फैमिली इन्फेक्ट होने से बच जाएगी। और इसके अलावा बच्चों को यूजुअली जैसे पेरेंट्स अगर इन्फेक्ट हो जाते हैं तो वो बच्चों को ग्रैंड पेरेंट्स के पास भेज देते हैं, वो भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ग्रैंड पेरेंट्स ऑलरेडी ओल्ड एज के होते हैं, वो ज्यादा रिस्की होते हैं, उनमें ज्यादा कॉम्प्लिकेशन की संभावना होती है। तो ऐसी स्थिति में वो बिल्कुल भी ग्रैंड पेरेंट्स के पास बच्चों को नहीं भेजे। बिल्कुल बिल्कुल। कपिल जी, आपसे भी संक्षेप में सुझाव एज ए फिजियोथेरेपिस्ट। वेल, जनरल जो हमारे गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो किया जाए जी, थोड़ी दूरी बना के रखिए, और आप सभी से हाथ जोड़ के अनुरोध है, शादी ब्याह फंक्शन, आई एग्री, हमारा बहुत मन करता है कि हम बड़े से बड़ा पार्टी करें और खूब शो ऑफ करें, और अभी वो टाइम नहीं है। आई एम नॉट सेइंग कि पैसे बचाओ, बट बेटर है उसे किसी अच्छी जगह लगाओ और भीड़ इकट्ठी ना करें। समहाउ इस बात को सभी समझने की कोशिश करें जी। डॉक्टर सेहरा, आपके सुझाव। जी, मेरा सुझाव कोविड-19 के वो उसमें तो ये है कि जितना हम ज्यादा इससे बच सकें, जितना हम साफ सफाई, गर्म पानी, सैनिटाइजर, मास्क का प्रयोग कर सकें, भीड़ में जाने से बचें। ये हम जितना हम अधिक से अधिक हम अपना आप को बचा सके, उतना ही ये अपन सब बचेंगे तो परिवार बचेगा। बिल्कुल। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, दर्शकों तक अपने सुझाव पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।